हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी और ये वीडियो हमारा वन शॉट रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर शुरू करने के पहले ये तीन बेसिक टर्म्स हैं जो हमें जानने हैं, उसके बाद हम ये चैप्टर शुरू कर सकते हैं। पहला, इलास्टिसिटी, property of a material which allows it to regain its original shape and size after removal of deforming force. Plasticity, property that allows the material to remain deformed. And elastic limit, the maximum applicable force after removal of which body is still able to regain its original shape and size. ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब हम चैप्टर शुरू कर सकते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस। नाउ लेट्स से ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शन हम ए मान लेते हैं। ओके, नाउ अब हम इस सिलेंड्रिकल वेसल या जो भी हम कहेंगे, इसके दोनों तरफ हम इक्वल फोर्सेस अप्लाई करेंगे और ऑपोजिट। अब हम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो जरूर इस बॉडी के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा। अब स्ट्रेस कैलकुलेट करने का बेस्ट तरीका है, हम मान लेंगे कि सिलिंड्रिकल बॉडी के अंदर एक स्प्रिंग है। हमने मान लिया इसके अंदर एक स्प्रिंग है जो कि कंप्रेस और इलोंगेट कर रहा है इस फोर्स की वजह से। ओके, सो अब ये जो स्प्रिंग है इसमें जरूर एक टेंशन जनरेट होगा इलोंगेट या कंप्रेशन की वजह से। इस केस में इलोंगेट हो रहा है, सो जरूर इस स्प्रिंग में एक टेंशन जनरेट होगा। अब हमारा स्ट्रेस क्या कहता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट नहीं, ये गलत है। ये जो हमारा फोर्स है दैट विल ऑलवेज बी द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। ये हम लिखते एफ है बट हमारा मतलब ये टी होता है। दिस टी इज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इन दिस केस। हम डिस्कस करते हैं इसे और डेप्थ में। स्ट्रेस के बारे में दो बातें। पहली, इट इज always developed inside the body. दूसरी बात, it is always developed due to internal restoring force. किसी भी बॉडी में जो हमारा स्ट्रेस जनरेट होगा वो हमेशा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही जनरेट होगा। अप्लाइड फोर्सेस की वजह से स्ट्रेस कभी जनरेट नहीं हो सकता है। सो बट हम स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों लिखते हैं? यही पे ट्विस्ट है। ये जो हमारा एफ है दैट इज इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इन दिस केस जो हमने टी लिया है, जो हमारा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है। अगर हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें, अगर हम सारे फोर्सेस को दोनों तरफ से हटा दें, तो ये जो स्प्रिंग था वो वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा वो स्प्रिंग। सो इसको कंप्रेस करने में टी हेल्प कर रहा है, दैट इज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो जो भी स्ट्रेस होगा दैट विल बी डेवलप्ड ड्यू टू टी, और नीचे हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमारा जो अप्लाइड फोर्स था दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो कि टी है। सो इसीलिए हम टी अपॉन ए की जगह एफ अपॉन ए लिखते हैं। लिख हम एफ रहे हैं बट मतलब हमारा टी है। दैट्स द ओनली ट्विस्ट जहां पे गलती होती है। नाउ नेक्स्ट, हम स्ट्रेस और स्ट्रेन, जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होते हैं, हम साथ में डिस्कस करेंगे कि दोनों को कंपेयर करके। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। पहला डिस्कस करते हैं नॉर्मल
या फिर हम इसे लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये टाइप्स बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। लेट्स से ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, ओके, इसे हम फिक्स कर देते हैं वॉल से, ओके ना। इस पे हम बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जेन्युइन सी बात है, इस बॉडी में कोई इलोंगेशन आएगी। अगर एक नॉर्मल बॉडी है, इस पे हम आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी इलोंगेट करेगी। हम ओरिजिनल लेंथ को L मान लेते हैं और इस इलोंगेटेड लेंथ को डेल्टा L मान लेते हैं। खत्म, इतनी ही सी बात थी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज F अपॉन A, और हम मान सकते हैं सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था। दिक्कत आती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में। स्ट्रेन, और स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला है, इट इज चेंज अपॉन ओरिजिनल। जो भी शेप या साइज में चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल, दैट इज द स्ट्रेन। हम देख सकते हैं ये L था और इसमें डेल्टा L का चेंज आया है, तो हमारा जो स्ट्रेन होगा दैट विल बी डेल्टा L अपॉन L। दिस इज आवर फाइनल आंसर। खत्म। दूसरा, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये भी बहुत सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है। लेट्स से ये हमारे पास एक बलून है और हमने इसे पानी में डाल दिया। अब वाटर की टेंडेंसी होती है, वाटर प्रेशर लगाएगा एक ऑब्जेक्ट पे, तो ये वाटर हर तरफ से इस पे एक प्रेशर लगा रहा है। सो फाइनली क्या रिजल्ट है इस प्रेशर का, कि इस बलून का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। लेट्स से डेल्टा V, और पहले इसका वॉल्यूम था V। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हमारा वॉल्यूम स्ट्रेस इस केस में होगा P, जो प्रेशर है दैट इज द नॉर्मल फोर्स। जो नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस है दैट इज प्रेशर, दैट इज द वॉल्यूम स्ट्रेस। और हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, मैंने अभी लिखा था चेंज अपॉन ओरिजिनल। चेंज क्या हो रहा है, V से डेल्टा V जा रहा है, डेल्टा V। ओरिजिनल क्या है, V। ये हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन। अब हम थर्ड और लास्ट टाइप डिस्कस करते हैं। थर्ड, shear stress and strain। shear stress and strain, मान लेते हैं ग्राउंड पर हमने एक बॉडी रख दी। ना shear stress का क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन जानना यहां पे जरूरी है। फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द बेस एरिया। ये जो हमारे बेस का एरिया है, लेट्स से हमारे पास A है, तो एक फोर्स है जो पर पैरेलल टू द बेस एरिया एक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड द shear stress। सो हम कह सकते हैं एक टेंजेंशियल फोर्स है, पैरेलल है, दैट मींस टेंजेंशियल इन दिस केस। सो ये हमारे फोर्स है जो कि बॉडी पे इस तरफ लग रही है। सो एंड रिजल्ट क्या होगा, बॉडी कुछ इस तरह डिफॉर्म होगी, बेस वही रहेगा, बस एक एंगल से बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी।
और इस एंगल को हम फाई मान लेंगे। अब ये हमारा लेंथ था L, ये जितना डिफॉर्म हुई उतने डिस्टेंस को हम मान लेंगे डेल्टा एक्स। और अब हम निकाल सकते हैं शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। शियर स्ट्रेस दैट इज वेरी सिंपल, ये जो फोर्स है दैट इज टेंजेंशियल, इट्स पैरेलल टू द ग्राउंड, सो F टेंजेंशियल अपॉन एरिया ऑफ बेस दैट इज A। दिक्कत है स्ट्रेन में, सो हम स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेन नाउ ये थीटा है हमारे पास, परपेंडिकुलर है और बेस है, सो हम अगर हम tan का कंपोनेंट लेते हैं, tan थीटा डेल्टा एक्स अपॉन L, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, नाउ ये थीटा फाई हम कुछ भी ले सकते हैं। सो ये जो हमारा फाई है दैट इज वेरी स्मॉल, दैट मीन्स इट इज नेग्लिजिबल। ये हमारा जो भी एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन होता है दैट इज नेग्लिजिबल, सो इसीलिए हम उसके साथ कोई कंपोनेंट नहीं लेते हैं। सो फाइनली हमारा जो फाई होगा दैट विल बी डेल्टा एक्स अपॉन L। हमें tan या cos कोई भी कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ phi is equal to delta x upon L लिख सकते हैं, and this is our shear strain. Shear strain is equal to angle of deformation. In this case phi, हम थीटा भी ले सकते हैं, just the same thing, और phi को हमने इधर सिंप्लीफाई किया, phi का वैल्यू है डेल्टा x upon L. Now तो इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन खत्म होता है। और अब हम बात कर सकते हैं हुक्स लॉ। कुछ नहीं है हुक्स लॉ, 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है ये। हुक्स लॉ ये कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट, किसी भी बॉडी के इलास्टिक लिमिट के अंदर stress is directly proportional to strain. हुक्स लॉ कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट बॉडी का जो स्ट्रेस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हम अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, सो वी कैन राइट स्ट्रेस इज इक्वल टू ई स्ट्रेन। हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो हमने एक ई कांस्टेंट लिया, एंड दिस ई इज are modulus of elasticity। बस खत्म। हुक्स लॉ इतना ही कहता है, हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, एक ई कांस्टेंट लेंगे, दैट ई इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अब हम बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगेन ये हमारे पास 3 टाइप्स के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। पहला यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और जो आखिरी होता है हमारे पास दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं जो हमने डिस्कस करना है। पहला यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इस फॉर्मूला पे काम करता है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू गामा। ये यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, हम इसे वाई गामा कुछ भी मान सकते हैं। बल्क मॉड्यूलस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को हम एक ईटा सिंबल से डिनोट करते हैं। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हमारा पहला टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन।
बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दैट वाज वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ये बहुत सिंपल है, तीनों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सिर्फ पहले, दूसरे और तीसरे टाइप्स को रिस्पेक्टिवली ये फॉलो करते हैं। और तीसरा था हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट मींस shear stress अपॉन shear strain। बस खत्म, हमने वैल्यूज पुट कर देनी है और ये तीनों सॉल्व हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या था, हमने अभी पहले निकाला था। हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वाज F अपॉन A और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वाज डेल्टा L अपॉन L। इसे हम बस सिंप्लीफाई कर देंगे, दैट विल बी FL अपॉन A इंटू डेल्टा L। खत्म, टाटा बाय बाय। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। हमारा वॉल्यूम स्ट्रेस क्या था, प्रेशर P था, हमने एक बलून को पानी में डाल दिया था, P था हमारा वॉल्यूम स्ट्रेस। और हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन क्या था, डेल्टा V बाय V। और इधर एक छोटा सा ट्विस्ट है, हम इधर नेगेटिव साइन लेते हैं, बस खत्म। और नेगेटिव साइन तो हमारा फाइनल आंसर होगा माइनस PV बाय डेल्टा V इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। खत्म। अब ये माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, बस एक छोटी सी बात है, दैट नेगेटिव साइन signifies that when pressure increases, volume decreases and vice versa। नेगेटिव साइन सिर्फ ये सिग्निफाई करता है कि जब भी ये प्रेशर बढ़ेगा तो ये वॉल्यूम कम होगा, जब भी ये प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये सिर्फ बॉयल्स लॉ को प्रूव कर रहा है, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बस माइनस का यही सिग्निफिकेंस है। और तीसरा और आखिरी हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। हमारा शियर स्ट्रेस क्या था, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। और हमारा शियर स्ट्रेन क्या था, वो हमारा था फाई। और फाई का हमने वैल्यू निकाल रखा था, दैट वाज डेल्टा एक्स अपॉन एल। अब सॉरी, हमने बस इसे सिंप्लीफाई कर देना है, वील गेट ईटा इज इक्वल टू एफ टेंजेंशियल इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स। खत्म। अब हमने डेल्टा एक्स बाय एल को एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन माना था इक्वल टू 5, और इधर हमने पास है एल अपॉन डेल्टा एक्स। रेसिप्रोकल है हमारे पास, हमने डेल्टा एक्स अपॉन एल को 5 माना था, इधर हमारे पास एल अपॉन डेल्टा एक्स है। तो क्या हम इसे 1 अपॉन 5 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल जो ईटा का वैल्यू आएगा, दैट विल बी एफ टेंजेंशियल अपॉन ए इंटू एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन, दैट इज 5। सिर्फ यही था हमारा तीनों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ना एक बात और, हमने जो अभी बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाला था, उसका जो भी हमारा वैल्यू आया था, अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर दें 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी। एक टर्म होता है, हम इसे के से डिनोट करते हैं, बस समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना
रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी। और अब हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर, बहुत छोटा सा बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये हमारे पास एक सिलेंडर ही मान लेते हैं, ये हमारे पास एल लेंथ का एक सिलेंडर है, हमने नीचे की ओर एक फोर्स लगाया, तो सिंपल सी बात है इस बॉडी में थोड़ा सा इलोंगेशन आएगा। एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया है, एक बॉडी हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, उस पर एक इलोंगेशन आया, इसको हमने मान लिया डेल्टा एल। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसे हम स्मॉल यू से लिखते हैं, एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक और नाम है दैट इज एनर्जी डेंसिटी। ये डेरिवेशन के समय आपको समझ आएगा, हम इसे स्मॉल यू क्यों लिखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये एक वन शॉट हमारा वीडियो है। सो U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, खत्म। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब बस हमने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। ये लॉन्गिट्यूडनल है, अलोंग लेंथ है, तो हम यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पे कह सकते हैं गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। याद है हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया है, गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो क्या हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, बिल्कुल लिख सकते हैं। वी हैव गॉट अ फाइनल आंसर, U इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब स्ट्रेस की जगह हमने बस y इंटू स्ट्रेन पुट कर देना है। स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन हमारे पास ऑलरेडी इधर है तो स्ट्रेन का स्क्वायर। दिस इज द स्टोर्ड पोटेंशियल, सॉरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर। U इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अब हम लास्ट दो न्यूमेरिकल्स लेंगे जो कि बहुत बहुत ज्यादा इजी हैं, और ये हमारे वीडियो का एंड होगा। सो ये हमारे पास दो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। 90% टाइम्स इन दोनों में से कोई एक सवाल पूछा जाता है। सो हम ये दो सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड एलोंगेशन इन रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट। एक रॉड के अपने वेट की वजह से उसका क्या एलोंगेशन होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसमें, इसके अपने वेट की वजह से क्या एलोंगेशन आएगा। हमें दे रखा है नीचे की ओर एक mg लग रहा है, इसका लेंथ l है, सो हम इसका एलोंगेशन मार्क कर लेते हैं, दैट इज डेल्टा l। अब बस हमें ये पकड़ना है दैट mg इज इक्वल टू f, जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू mg, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका अपना mg है, और एलोंगेशन मतलब हमें डेल्टा l निकालना है। इसके लिए हमें यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज f इंटू एल अपॉन a इंटू डेल्टा l, और इधर से हम डेल्टा l निकाल सकते हैं, दैट विल बी f इंटू एल अपॉन a इंटू गामा। बस क्वेश्चन सॉल्व है, हमें बस वैल्यूज रख देने हैं। सो आर डेल्टा l विल बी f इज इक्वल टू mg, mg l है, हम l ही लिखेंगे, सो mg l अपॉन a इंटू गामा। a हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, a गिवन है, एंड y को हम ऐसे ही लिखेंगे। सो हमारा डेल्टा l विल बी mg l अपॉन a इंटू y।
वाई गामा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ, कुछ भी कह सकते हैं, ऑल आर द सेम। ये हमारा फाइनल आंसर। दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक सिस्टम है जिसमें हमारा जो पहला स्ट्रिंग है वो स्टील का है, उससे एक 4 kg का ब्लॉक अटैच्ड है, और जो हमारा दूसरा स्ट्रिंग है वो ब्रास का है और उससे एक 6 kg का ब्लॉक अटैच्ड है। हमें दोनों के लेंथ दे रखे हैं और भी कुछ डिटेल्स गिवन है। पहला डिटेल G10, डायमीटर 0.25 मीटर, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 2 × 10⁻11 और यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास 0.91 × 10⁻11. Find elongation of steel, elongation of brass. बस elongation of steel निकालते हैं। अब ये जो स्टील वाली रॉड है उस पे दोनों का कंबाइंड वेट पड़ रहा है, वो 4 kg भी उठा रही है और ये 6 kg भी उठा रहा है। स्टील वाले ब्रास दोनों से कनेक्टेड है, whereas ब्रास 4 के नीचे है, सो ब्रास को खाली 6 kg का ब्लॉक उठाना है और स्टील पे 4 + 6 दोनों का वेट है। सो डेल्टा एल हमने इधर निकाला था, फोर्स इनटू लेंथ। फोर्स क्या होगा mg, m हमारा क्या है 4 + 6, 4 + 6 और g हमें गिवन है 10 इनटू l, l हमारा स्टील का है 1.5 अपॉन a इंटू y, a एरिया। इस केस में हमें डायमीटर दे रखा है, और अगर डायमीटर रखा है तो आपको पता है पाई r² हमें एरिया देता है। हमारे पास डायमीटर है तो हम d/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, पाई r², वी हैव गॉट द एरिया, और इनटू यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील लेंगे हम, दैट इज 2 × 10⁻11, फाइनल आंसर फॉर elongation इन द स्टील रॉड। सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे elongation इन ब्रास का रॉड। मास क्या होगा, ब्रास का रॉड सिर्फ 6 kg वाले को लिफ्ट कर रहा है, 6 जी, हम m इंटू जी फोर्स दैट इज mg, ये हम mg लेंगे, बस यही एक ट्विस्ट है। 6 इंटू 10 दैट इज g इंटू l, ब्रास का लेंथ 1 मीटर है, अपॉन a इंटू y, एरिया हमारा सेम रहेगा, डायमीटर कॉमन है, पाई इंटू r की जगह d/2 का स्क्वायर इंटू y। यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास 0.91 इंटू 10⁻11 आंसर। सो हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, हमारा बस एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बचा है जिसे हम अलग से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, और फिलहाल के लिए ये हमारा पूरा चैप्टर वन शॉट में कवर हो चुका है। सो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।